हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब्राहम समझौता। साथ ही इसमें हम लोग जानेंगे कि इस समझौते से अपने देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि देखिए अधिकतर जो ऐसे लोग वीडियो देखते हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। काफ़ी छोटा चैनल है तो इसे थोड़ा सा इसे बड़ा करने में सहयोग ज़रूर करें आप, और इतना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, यदि आपको पेपर 1, पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स लेना है तो आप 7368802447 पर मैसेज कर सकते हैं। ये नोट्स जो हैं पेड हैं। इसके अलावा जो जिन लोगों ने नोट्स ले लिया है, अगर उन्हें लगता है कि उनका कोई टॉपिक मिस हो गया है या उन्हें इसका पीडीएफ नहीं मिला है, तो आप इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वो नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अब्राहम समझौता भारत पर इसके प्रभाव। देखिए, यह समझौता बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ किया। अरब देशों के बीच 26 साल में यह पहला शांति समझौता है, तो ध्यान रखना है। बहरीन और यूएई ने इजराइल के साथ जो समझौता किया, इसे अब्राहम समझौता नाम दिया गया है, और पिछले 26 साल में यह पहला शांति समझौता है। कहता है कि इस समझौते के तहत यूएई एवं बहरीन के द्वारा इजराइल में अपना दूतावास स्थापित करने तथा पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि कई अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये समझौते का जो है मूल सारांश है। बात करें इनके बीच में विवाद क्या था, तो विवाद पर अगर नज़र डालें तो देखिए क्या कहता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य से फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया और 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर घोषणा के तहत यहूदियों को इस स्थान पर बसने का आश्वासन दिया था। आगे कालांतर में 1947 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प 181 के तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित कर दिया गया तथा जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, जो फिलिस्तीन था इसे यहूदी और अरब में बांट दिया, जो जेरूसलम था उसे अपने अंडर में ही रखा गया। कहता है कि इस विभाजन के फलस्वरूप पूर्वी जेरूसलम और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास तथा गाजा पट्टी का क्षेत्र मिस्र को मिला। ठीक है, आगे कहता है कि 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई, जिसके बाद इजराइल और अरब देशों के बीच काफी लंबा संघर्ष चला। 1967 में 6 डे वार के दौरान इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और मिस्र को परास्त कर पूर्वी जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। काफ़ी फेमस युद्ध है, स्टडी आईक्यू पर आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। जो 6 डे वार है, इसमें इजराइल ने अकेले जो है एक बड़ी शक्ति को पराजित कर दिया था। आगे कहता है इस प्रकार जो है इजराइल ने अपना अधिकार स्थापित किया। बात करें समझौते के प्रभाव की, तो देखिए कहता है कि यह समझौता अरब क्षेत्रों में सक्रिय युद्धों को तो समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन दशकों से चल रहे युद्ध में कमी जरूर ला सकता है। जो फ्रिक्शन चलते रहते हैं इन क्षेत्रों में, उसमें कमी जरूर आएगी। साथ ही अरब इजराइल के बीच जो है संबंध में सुधार की संभावना को यह समझौता उत्पन्न कर सकता है। आगे देखते हैं। कहता है कि इस समझौते के बाद इजरायली प्रधानमंत्री को देश की स्थानीय राजनीति में अपनी छवि मजबूत करने में सहायता प्रदान कर सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के जो लोग हैं
इस प्रकार के युद्धों से जो त्रस्त होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी एक शांति का मैसेज जाएगा। आगे कहता है, समझौते के बाद यूएई की रूढ़िवादी छवि में सुधार की संभावना है, और ये बिल्कुल देखने के लिए भी मिला है। आगे कहता है कि अस्थायी सुरक्षा और समृद्धि के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण कदम है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप इन क्षेत्रों में अगर समझौता हो जाता है, उसके बाद अगर आप अपना कुछ निवेश करते हैं या आप उसमें किसी काम में हाथ लगाते हैं, मतलब उसमें आप इंटर करते हैं, तो वो काम आपका प्रॉपरली चलता रहेगा। नहीं तो पता नहीं, अगर समझौता नहीं है तो कब युद्ध स्टार्ट हो जाए। काफ़ी अलग ही माहौल है। बात करें भारत पर प्रभाव की, तो कहता है कि हालिया वर्षों में भारत एवं खाड़ी देशों के संबंध में मजबूती आई है। साथ ही भारत ने इजराइल के साथ भी रक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में साझेदारी की है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खाड़ी देश, इसके अलावा यूएई और इजराइल, भारत का दोनों देशों के साथ या लगभग सभी देशों के साथ जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा है। भारत को खाड़ी देशों के क्षेत्र से खनिज तेल, ऊर्जा के साथ साथ प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार उपलब्ध होता है। एक बड़ा जो है, मतलब आप कह लें बड़ी जन आबादी जो है इन क्षेत्रों में भारत से काम करने के लिए जाती है। तो कहता है कि इस समझौते के कारण स्थिरता के प्रयासों को बल मिलेगा, जो भारत के लिए सकारात्मक होगा, है ना। आगे देखते हैं, कहता है कि खाड़ी क्षेत्र एवं भारत के बीच राजनीतिक संबंधों में भी सुधार की संभावना है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इजराइल और यूएई दोनों ही देशों के साथ भारत का करीबी संबंध है। ऐसे में भविष्य में इस्लामिक देशों के संगठन में कश्मीर का मुद्दा जो है ये हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है, जो पाकिस्तान जो है राग अलापते रहता है। ऐसे में अगर खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध और भी मजबूत होते हैं तो ये जो पाकिस्तान फिर अलग थलग रह जाएगा। बात करें कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, कहता है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए शिया सुन्नी तथा फारसी एवं अरबियों के बीच संतुलन को बनाए रखना होगा। इसके अलावा अरब देशों में हालिया समय में आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव हुए हैं और भारत को इस क्षेत्र में उभरते हुए बाजार में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बात करें, देखिए जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है इन देशों में, तो यहाँ पर जो है एक इमर्जिंग मार्केट है और ऐसे सिचुएशन में भारत को ज़रूरत है कि यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करे। साथ ही और ये इस इन्वेस्ट से क्या होगा, तो प्रयास करना चाहिए क्या, इस बाजार में अपना हस्तक्षेप, ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तु की खपत हो, लोग उनसे परिचित हों, और इससे क्या होगा, तो जो देश में निर्भरता अपने देश में उत्पन्न होगी। ठीक है, आज चाइना जो है इसी प्रकार से कर करके जो है कहाँ पहुँच चुका है, तो इसी प्रकार का भारत को भी कुछ प्रयास करना चाहिए। तो ये सारे प्रभाव भारत पर हो पड़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।